हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं मैपिंग की सीरीज का लास्ट वीडियो। बेसिकली ये टॉपिक हमारा जो है बीच में जब हम माउंटेन रेंजेस को देख रहे थे, जब हम पर्वत श्रेणियों को देख रहे थे, उस समय ये टॉपिक जो है वो हमने सुपरफिशियली सतही तौर पर कवर करा था। आज इसे थोड़ा एक्सटेंसिव फॉर्म में देखेंगे, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में देखेंगे और इसके पश्चात जो है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो है ये समाप्त होगी। याद रखें कि इसमें हमने इंडिया के सारे डायमेंशंस को कवर कर रखा है। अगर आपने ये वीडियो आज पहली बार देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी एक बार उस सीरीज से गो थ्रू जरूर हो, आपके लिए काफी वैल्यूएबल प्रूफ होगी। जहां पे हमने जो है पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, बायोस्फीयर रिजर्व, उनके अंदर आने वाले नेशनल पार्क, हमने ये सब कुछ डिटेल्ड मैनर में कवर करा है। फाइन। आज की जो क्लास होगी ये मुख्यतः हमारे हिमालयन क्षेत्र के ग्लेशियर्स के बारे में डिस्कशन होगा। और याद रखें केवल ग्लेशियर्स के बारे में नहीं, अपितु इससे रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानना है, जेमू ग्लेशियर के बारे में जानना है, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में जानना है। ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये एंडिंग होगी हमारे इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग वाले पार्ट की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और ये मेरा केवल और केवल सुझाव है। मैंने आपके कमेंट देखे हैं और मैं डेफिनेटली अगर आपसे कहूं तो आप सभी के कमेंट जो भी आप करते हैं उन सभी को मैं डेफिनेटली रीड करता हूं। और आप सभी लोगों ने ये बहुत सारे लोगों ने बेसिकली ये कमेंट करे कि इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंगली जो है वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करी जाए। तो डेफिनेटली हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से शायद ये सीरीज स्टार्ट हो भी जाए। परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप सभी का इंगेजमेंट उसमें हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उससे आपको फ़ायदा हो। ये हमारा उद्देश्य है। कितने वीडियोस होंगे और किस प्रकार से होंगे ये हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा याद रखें कि जो मैंने कल की क्लास ली, अर्थात जो हमारी मैराथन क्लास थी NCERT की, उसमें मैंने डिटेल में सारी NCERTs को कवर करा है, टॉपिक वाइज कवर करा है। तो आप उससे जाकर एक बार ज़रूर देखें, वो आपके लिए एक अच्छा माध्यम होगा सब्जेक्ट को समझने का। क्लियर? अब यहाँ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आज की इस क्लास को आप फिर से, मैं आपसे रिपीट करूंगा, इसे 2 बार देखें क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। कुछ ऐसे कोर कंसेप्ट जो जनरली ग्लेशियर वाले चैप्टर में डिस्कशन में नहीं आते परंतु ये आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी फर्स्ट क्लास से अब तक मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी कि ट्राई करें कि आप सभी फ्री हैंड इंडिया का मैप बनाना सीख ले, अन्यथा की स्थिति में समस्या होगी। तो इससे याद रखें कि आपको जो है फ्री हैंड मैपिंग आनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजें देखने वाले हैं। यहां ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली ग्लेशियर क्या होते हैं और हम इसे क्यों देख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रीजन है। पहले मैं यहां पर कुछ माउंटेन्स ड्रॉ करूं जिससे हम आगे इसे समझ पाएं। तो आइए देखते हैं इसे। यहां ध्यान दें, ये जो माउंटेन्स है, यहां आपको एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान कम होता जाता है। और इस चीज को बेहतर तरीके से अपने माइंड पर सेटल डाउन रखें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने का सिंपल सा रीजन है कि ऊंचाई जब बढ़ती है तो हम अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं। और ये याद रखिए कि आपको जो गर्मी महसूस होती है, ये गर्मी वास्तविकता में किस कारण से होती है आपको महसूस, तो इसका कारण सूर्य नहीं है। याद रखें कि ब्रह्मांड ठंडा है। जब आप पृथ्वी से दूर जाएंगे तो आपको तापमान कम इसलिए महसूस होता है कि सूर्य से आने वाला जो विकिरण है अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये अर्थ को गर्म करता है और फिर पार्थिव विकिरण अर्थात टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण आपको जो है वो तापमान बढ़ता हुआ फील होता है। तो याद रखें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है और इसी कारण आपको जो है पर्वत की चोटियों पर दिखाई देते हैं ग्लेशियर्स। यहां ध्यान दें, आप पाएंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ कुछ इस प्रकार से जो है हिमनदों का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो ग्लेशियर्स हैं पर्वतों की चोटियों पर निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि जो ग्लेशियर्स होते हैं ये ग्लेशियर्स वास्तविकता में आइस हैं, बर्फ नहीं है। याद रखें कि आइस जो है वो हार्ड होती है। ओके, तो ये ऊंचाई पर जो है इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार से याद रखें कि इन ग्लेशियर्स का एक नेचर होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप पाएंगे कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये वास्तविकता में समय के साथ नीचे आना प्रारंभ करते हैं। और याद रखें कि एक चट्टान की तरह और विशालकाय चट्टान जो नीचे की दिशा में आ रही है उसकी तरह बर्ताव करते हैं। अब यहां समझने की प्रयास करिएगा
याद रखें कि जब कभी ये ग्लेशियर्स नीचे आएंगे तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आते हैं और इस अवसाद को बेसिकली कहा जाता है हिमोड़। अब यहां पर आपको कुछ चीजें समझना आवश्यक हो जाएंगी। याद रखें कि जब भी कोई ग्लेशियर अपने साथ हिमोड़ लेकर आता है या अवसाद लेकर आता है तो वो कई कैटेगरीज में डिवाइड होता है और ये हमें क्यों जानना आवश्यक है, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इस प्रकार से इस डायग्राम को पहले कंप्लीट करूं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां देखेंगे तो ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं ये जो ग्लेशियर्स आपको दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये ग्लेशियर लगातार जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की दिशा में आएंगे। अब याद रखें कि जैसे जैसे ये नीचे आना प्रारंभ करेंगे आप पाएंगे कि यहां पर तापमान क्या होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। और याद रखिए जब तापमान कम होता जाएगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अब इधर होना चाहिए, यहां से उद्गम लेगी नदियां। क्लियर? अब ध्यान से देखें, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको एक नुब्रा नदी दिखेगी जो सहायक नदी है बेसिकली किसकी, श्योक की, और श्योक बेसिकली सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। तो आप पाएंगे कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये वास्तविकता में, इसी प्रकार से अगर मैं गंगा का एग्जांपल लूं तो अभी आएगा गंगोत्री ग्लेशियर, तो आप पाएंगे कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये वास्तविकता में उद्गम देते हैं, ये वास्तविकता में रिस्पॉन्सिबल होते हैं नदियों के लिए। अब देखिए पहाड़ का निर्माण हुआ, पहाड़ का निर्माण होने से ऊंचाई बढ़ी, ऊंचाई बढ़ने से ग्लेशियर बना, ग्लेशियर बनने से नदी बनी, और नदी बनने से नदी उसी पहाड़ के अवसाद को लेकर नीचे की ओर आएगी। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं पर्वत में जो चट्टानें बाहर आई हैं, क्या ऊपर वाले ने ऊपर से लाकर चट्टानें वहां रखी हैं? आंसर इज नो। याद रखिए चट्टानें कहां से आई हैं, ये चट्टानें वास्तविकता में आई हैं जमीन के अंदर से। यानी कि जब कहीं किसी स्थान से, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो डिस्कस करेंगे, और मैंने जो एनसीईआरटी वाली क्लास ली वहां पर भी मैंने डिस्कस करा है इस फोर्स के बारे में। इसे कहा जाता है पायरोजेनिक और एपायरोजेनिक फोर्सेस, यानी कि पर्वत निर्माणकारी तथा पटल विरूपणी बल। याद रखें कि इन फोर्सेस के बारे में जब आपने पढ़ा तो मैंने वहां डिस्कशन में लाया था। याद रखें कि चट्टानें जो है वो जमीन से बाहर आती हैं, और जब कभी चट्टानें जमीन से बाहर आएंगी तो उस स्थान पर किसका निर्माण हो जाएगा, घाटियों का। और याद रखिए घाटियों का निर्माण होगा तो वहां पर डिप्रेशन होगा, वहां पर जो है वो जमीन धसी होगी, और उसी धसी हुई जमीन के अंदर कौन आएंगी, नदी आएंगी। अब समझिएगा कि यहां बना इस प्रकार से एक पहाड़। क्लियर? और अब याद रखिए कि ये पहाड़ किसी ना किसी स्थान की चट्टानों के बाहर आने से बना। इसी पहाड़ से उद्गम लिया नदी ने, यहां बना ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकली नदी, और नदी इसी घाटी के अंदर प्रवाहित होगी। और याद रखिए जब नदी घाटी के अंदर प्रवाहित होगी तो पहाड़ से लाए हुए चट्टानों और अवसादों को उस स्थान पर जमा करेगी, और याद रखिएगा इसी से इस स्थान पर जो है वो मैदान का निर्माण होगा। अर्थात आप पाएंगे कि जो फोर्सेस हैं, चाहे वो एंडोजेनिक हो या एक्सोजेनिक हो, यानी कि या ये पटल विरूपणी हो या ये जो है वो पर्वत निर्माणकारी हो, ये सभी समतुल्यता की स्थिति लाते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, इसी के ऊपर पूरा कल्चर स्टैब्लिश होता है। याद रखें कि पर्वतीय क्षेत्र से नदी का उद्गम होगा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखें कि इस प्रकार से जो है अलग अलग ग्लेशियर से अलग अलग नदियां आएंगी, और ये जो है एक साथ किसी एक बड़ी नदी के अंदर जो है अपना जल विसर्जित करेंगी। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि ये जो नदियां हैं, अगर मैं कहूं कि ये फिलहाल नदी नहीं है, एक धारा है, इन सारे जो पर्वतों से आने वाली धाराएं हैं वो एक में मिल रही हैं। अब यहां पर ध्यान दें कि ये सारी जो मिलकर एक स्थान पर इकट्ठा होंगी। फाइन। और यहां से आप मानकर चलें कि कुछ इस तरह से एक झील का निर्माण करेंगी। मैंने पहले भी इसके बारे में आप सभी से डिस्कशन करा है। जस्ट अ सेकंड, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर दूं फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब याद रखें ये जो झील का निर्माण हुआ, यहां ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है कि इसके आसपास कुछ इस तरह से आपको जो है वो एक अवसाद या चट्टान से निर्मित संरचना दिखाई देगी। ये संरचना बेसिकली रोकती है ऊपर से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जल को आगे जाने से। ये चट्टानें आई कैसे हैं, तो याद रखिए मैंने आपको बताया कि जब नदी जो है ऊपर से नीचे आएगी तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे आने के क्रम में नदी अपने साथ अवसाद और चट्टान दोनों लाती है। और खासकर अगर मैं कहूं तो नदी नहीं, जब ग्लेशियर पूरा नीचे आता है तो अपने साथ चट्टानें बहुत सारी लाता है, और यही चट्टानों का बैरियर इस स्थान पर निर्मित होता है। समझिएगा इस चीज को। और ये जो बैरियर है, ये जो बांध है, ये बेसिकली ऊपर के स्थान पर कुछ इस तरह से जो है एक झील का निर्माण करता है। याद रखें कि इन्हें बेसिकली कहा जाता है ग्लेशियर लेक्स। तो एक आपने टर्म समझा,
पहली चीज कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं इनका फॉर्मेशन ग्लेशियर्स के नीचे, माउंटेन्स के नीचे होता है। दूसरी चीज याद रखें कि ये जो लेक्स हैं, इन लेक्स में ये जो सामने बाउंड्री बनी होती है, ये बाउंड्री बेसिकली लाई गई चट्टानों से बनती है जो आती हैं ग्लेशियर से। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो लेक्स हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, कई बार ये टूट जाती हैं। इनके टूट जाने को बोलते हैं GLOF। मैंने पहले भी डिस्कस करा है, इसे कहते हैं ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि ग्लेशियर से निर्मित झीलों के टूट जाने से आने वाली प्राकृतिक आपदा। एक डायमेंशन आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, तो याद रखें, मैं यहीं एक छोटे से डायग्राम से इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आगे आपका जो है वो समय खराब ना हो। याद रखें कि मान लेते हैं एक पर्वत है और इस पर्वत में कुछ इस प्रकार से जो है एक ग्लेशियर का निर्माण है। जस्ट अ सेकेंड। तो याद रखिए कि जब कभी पर्वत से ग्लेशियर नीचे की दिशा में आता है तो ग्लेशियर क्या करता है, इस पर्वत के जो किनारे हैं उसे काटता है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, इसे हम थोड़ा सा जो है सेपरेट डायग्राम से बना दें कि ये एक पर्वत है। फाइन, ये एक पर्वत हो गया। अब यहां याद रखें कि इस पर्वत से जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आएगा तो इस क्रम में पर्वत का आकार ये कुछ इस तरह से चेंज कर देगा। मान लेते हैं ये ग्लेशियर है। ओके, अब जब ये नीचे आएगा तो याद रखें कि ये जो पर्वत है उसका आकार चेंज कर देता है, बड़े से भाग को जो है वो अपर्दित कर देता है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड ना, पर्वत कुछ इस प्रकार से रह जाता है। याद रखें ये जो पोर्शन है यहां जो हुआ करता था, फाइन, ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा ग्लेशियर ने यहां से हटा दिया है, इसे अपर्दित कर दिया है। और ये जो अपर्दित हुआ और हटा वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाता है। इसे याद रखिएगा कि इस स्थिति को शर्क का निर्माण कहते हैं। ये एक प्रकार की कंडीशन होती है जहां पर्वत की जो ढाल है, जो पहले बहुत जेंटल थी, फाइन, ये अब बहुत शार्प हो जाती है। और ये याद रखिएगा कि ये जो शार्प होती है, ये जो पोर्शन हटा यहां से, इसको हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लेशियर है। अब यहां जानने योग्य और काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये जो शर्क जहां निर्मित होते हैं वहीं आपको पता चलेगा कि पर्वतारोहियों की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, डेथ होती है। कारण क्या है, पर्वतारोही जब कभी पर्वत को चढ़ने का प्रयास करते हैं तो उस क्रम में आप पाएंगे कि इस स्थान से चढ़ने में इन्हें आसानी होगी, इजीली इसे चढ़ा जा सकता है। कारण यह है कि ये जो पर्वत है इसकी ढाल मध्यम है। परंतु अगर कोई पर्वत ग्लेशिएटेड था, सारा ग्लेशियर वहां से गुजरा और गुजरने पर जो उसने उसका मैक्सिमम पार्ट इरोड कर दिया तो वो सीधी खड़ी ढाल का निर्माण करता है। अब याद रखें सीधी खड़ी ढाल में चढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी टफ हो जाता है। अब इसमें एक डायमेंशन और है। याद रखें कि मान लेते हैं पर्वत जो है वो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आपको दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली इतना सीधा तो नहीं होता, पर अगर हम इमेजिन करें यहां कहीं पर अगर अभी भी ग्लेशियर है, फाइन, मतलब ग्लेशियर यहां से गुजरा था और अभी भी है उसका प्रेजेंस इस स्थान पर, तो याद रखें कि जब पर्वत का प्रेजेंस, जब ग्लेशियर का प्रेजेंस इस स्थान पर होगा तो बर्फ यहां पर, चूंकि अब ढाल बिल्कुल सीधी है, काफी ढीली होती है। यहां पर बर्श का निर्माण होता है। जब कभी हम जो है बर्श ग्रंड कहते हैं इसे, बेसिकली जब हम डिटेल में टोपोग्राफी देखेंगे, और मैंने इसका काफी कुछ पोर्शन कल के एनसीईआरटी वाले क्लास में करा भी है, तो याद रखें कि उस पोर्शन में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो बर्श ग्रंट्स बनते हैं, जो दरारें बनती हैं, ये हिमनद के अंदर की दरारें हैं। और आपने सुना होगा कि जो माउंटेनियर्स, जो पर्वतारोही वास्तविकता में जाते हैं कहाँ, पर्वतों को विन करने के लिए, उनकी डेड बॉडीज आपको मिलती हैं वहां पर। जो पर्वतारोही जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में कई अदर पर्वतारोही जो उसे चढ़ने का पहले प्रयास कर चुके थे, उनकी डेड बॉडीज दिखती हैं और वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे अभी बात करने लगेंगी। रीजन क्या है कि भले ही कई दशक पहले उनकी मृत्यु हुई हो, परंतु वो लाश वहां पर जम चुकी है। ये स्थिति कहाँ आती है, जहां पर बर्श रन का निर्माण होता है। आप कुछ इस प्रकार से पाएंगे कि ग्लेशियर, अगर मैं कहूं तो ये ग्लेशियर का एक भाग है, फाइन। अब ग्लेशियर जब नीचे आता है तो यहाँ क्रैक बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं और दरारों के ऊपर स्नो जम जाती है, बर्फ जम जाती है। अंदर से दरारें काफी गहरी होती हैं, परंतु ऊपर से आपको बिल्कुल सपाट दिखेंगी। तो पर्वतारोही क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं चलते समय, उसे ठोस सतह समझकर उस पर पांव रखते हैं, जिससे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये गहरी घाटियों के जैसे होने लगती है।
अब ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ग्लेशियर से रिलेटेड, अदरवाइज आपको जो प्रश्न आएंगे वो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ये दोनों डायमेंशन, एक तो मैंने आपको बताया ग्लेशिएटेड लेक और दूसरा मैंने बताया शर्क और बर्शग्रन के बारे में। इसका हिंदी अनुवाद याद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं आपको एक सच बात बताऊं तो हिमनद भारत में उत्तर भारत की तरफ दिखाई देते हैं, दक्षिण भारत में है नहीं, यानी कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये नहीं होते हैं। फाइन। लेकिन यूरोप में ये हर जगह दिखाई देते हैं, यूरोप में बहुत सारे प्लेसेस में दिखाई देते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे प्लेसेस में दिखाई देते हैं। तो है क्या, इनकी स्टडीज थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा हुई है, तो इनका ज्यादातर जो नामकरण है वो इंग्लिश में हुआ है। अब इसे यूपीएससी जब ट्रांसलेट करती है तो कई बार जो है वो ऐसे टर्मिनोलॉजीज को यूज कर देती है, ऐसी शब्दावली का उपयोग कर देती है कि आपको समझने में समस्या होती है। तो थोड़ा सा ग्लेशियर के केस में आपको जो है प्रयास करना चाहिए कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के थोड़े से फैमिलियर रहें। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इंडिया का मैप, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मैप बनकर रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा स्टेट्स को मार्क कर दें। याद रखें, ये जो स्टेट आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट है बेसिकली लद्दाख वाला पार्ट। यहां पर जो आप पोर्शन दिखाई देगा, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं इसे रिकरेक्ट कर दूं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा लद्दाख वाला पोर्शन। इसी प्रकार से ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा ये जो है हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन है। इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर जो है वो दिखाई देगा उत्तराखंड वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली नेपाल वाला पार्ट है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा सिक्किम वाला पोर्शन है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, मैंने डिटेल में यहाँ की मैपिंग करा रखी है। इसी प्रकार से ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये बचा वाला पोर्शन मेघालय का है, ये वेस्ट बंगाल है। इसी तरह से आप आएंगे तो इस स्थान पर जो है आपको यूपी दिखाई देगा। यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये यूपी है, ये जो है वो बिहार वाला पोर्शन है। इसी प्रकार से नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको झारखंड दिखाई देगा। और याद रखें, ये जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, यहाँ की हमें आवश्यकता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं होगा। चलिए अब एक एक करके हम इस एरिया के सारे ग्लेशियर्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। आए तो यहाँ पर हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, एक ग्लेशियर आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, इसे कहा जाता है, इस प्रकार से आपको एक ग्लेशियर दिखेगा। याद रखें ये इस पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसे चोंगोलुंगमा कहते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ आएंगे तो एक और ग्लेशियर दिखाई देगा जिसे बाल्टोरो कहते हैं। फिर बियाफू है। मैं भी इन सभी की नेमिंग करूंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। क्लियर? तो पहले मैं इन्हें प्लॉट कर लेता हूं, फिर हम यहाँ पर जो है इसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए, तो ये हमारे ग्लेशियर्स बनकर रेडी हैं। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में देखते हैं और याद रखिए हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि एग्जाम में ये किस प्रकार से आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक बार मैं आपको क्रम से परिचित करा दूं। याद रखें, एक आपको दिखाई देगा हिस्पर, हिस्पर के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा साइड में भी दिखेगा आपको एक चुंगमा, चुंगमा या फिर चोंगो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आपको बियाफू दिखेगा। बियाफू के सामने याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, ये केटू के पास आता है। केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसके पास आता है। इसके नीचे आपको बाल्टोरो दिखाई देगा। याद रखें कि इसके एक तरफ आपको जो है वो शियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको सारे ग्लेशियर्स यहां पर विजिबल हैं। इसी तरह से याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो आपको 3 ग्लेशियर मेन दिखाई देते हैं, याद रखिए एक तो होगा जिंगजिंग बार, इसके अलावा इससे नीचे आएंगे तो सूत्री ढाल एक ये दिखेगा, और सबसे नीचे आएंगे तो याद रखें कि आपको जो है वो 2 सिगार दिखाई देते हैं। कई बार जो है 2 सिगारी के नाम से जाना जाता है। एक है बड़ा और एक है छोटा। याद रखिएगा कि दोनों जो है वो थोड़े से समानांतर, बस एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे है। इसी तरह से याद रखिएगा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के नाम मैंने इस तरफ लिख रखे हैं। याद रखें गंगोत्री सब, और ये जो है उनकी नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन है। क्लियर? एक होगा गंगोत्री की। अब ये याद रखिए गंगोत्री वही है जहां से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके पश्चात सबसे नीचे आएगा पिंडरा, और इन दोनों के बीच में एक ग्लेशियर और आएगा। याद रखें कि
यहाँ ग्लेशियर्स का ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर नंदा देवी और इसके बारे में प्लॉट नहीं कर रखा क्योंकि मैंने हिमालय वाले पोर्शन में उसे कवर कर लिया था। क्लियर। और लास्टली आपको सिक्किम में दिखाई देगा जेमू ग्लेशियर। अब ये याद रखें कि अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में आने वाले जो थोड़े बहुत ग्लेशियर हैं भी, हम उनके बारे में नहीं देखें क्योंकि आज तक एग्जाम में नहीं आया, और डोंट वरी, आपको किसी भी एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। तो चलिए एक एक करके इन ग्लेशियर्स के बारे में हम देखना प्रारंभ करते हैं। क्लियर। चले, अब यहां ध्यान दें, याद रखें कि जो ये एक मैंने मासिव ग्लेशियर बनाया है, याद रखें केवल और केवल यही एक ग्लेशियर है जो इस स्थान पर है, और ये नहीं आता किसमें, काराकोरम श्रेणी में। अदरवाइज जितने भी ग्लेशियर आपको अदर दिखाई दिए, याद रखिएगा ये सारे ग्लेशियर बेसिकली किस में आते हैं, ये सारे ग्लेशियर्स बेसिकली आते हैं काराकोरम श्रेणी में। क्लियर। देखिए एक बार में अगर आपको कोई चीज याद हो सकती है, किसी चीज को सिंप्लीफाई करा जा सकता है, तो पहले उस मैनर में उसे याद कर लें। ठीक है। तो देखिए ये एक ग्लेशियर को अगर मैं हटा दूं, तो इसके अलावा ये जितने भी ग्लेशियर्स आपने देखे, ये सभी काराकोरम श्रेणी में आते हैं। पहली डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिए, जो हिस्पर है ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। अब हिस्पर के लिए याद रखें, हिस्पर के याद रखिए कि ये हिस्पर जो है ये पूरे इस क्षेत्र का, काराकोरम श्रेणी का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस हिस्पर ग्लेशियर से हुंजा की मुख्य सहायक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना याद रखना है कि हुंजा एक नदी है, मैंने नदी वाले चैप्टर में इसका डिस्कशन करा है। फाइन। तो हुंजा की सहायक नदी का इसमें उद्गम होता है, और एक घाटी है, ब्राल्डोह घाटी। जस्ट अ सेकेंड। फाइन। ये जो ब्राल्डोह घाटी है, याद रखिए ये घाटी लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। और एक साइड इसके हिस्पर है और दूसरे साइड इसके बियाफू है। क्लियर। तो बियाफू और हिस्पर एक घाटी के दो तरफ आने वाले ग्लेशियर हैं। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो बाल्टोरोस के माफ कीजिएगा, ये जो बियाफू वाला पार्ट है, बियाफू के लिए हमेशा ध्यान रखें कि बियाफू चौथा सबसे बड़ा ग्लेशियर जरूर है, परंतु यहां पे घनत्व बर्फ का बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा ठंडा है ये। फाइन। तो ब्राल्डोह घाटी के एक तरफ आपको दिखा कौन सा, हिस्पर, दूसरी तरफ आपको दिखाई दिया बियाफू। हिस्पर तीसरा, बियाफू चौथा सबसे बड़ा ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी का। क्लियर। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा कि चोंगोलुंगमा, ये ग्लेशियर आपको इन दोनों के बीच में परंतु नीचे दिखाई देता है। याद रखें ये ब्राल्डोह घाटी के अंदर नहीं आता, ब्राल्डोह घाटी जो है इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है। ओके। अब यहां मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बियाफू के रिस्पेक्ट में अलग से देना चाहूंगा। क्लियर। याद रखें कि बियाफू ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का एक मुख्य जल विभाजक माना जाता है, पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिए कि पूरी काराकोरम श्रेणी में जितना हिमाच्छादन है उसका लगभग 4% अकेला ये ओन करता है। इसके अलावा याद रखिए कि बियाफू जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का स्थान जहां पर है, वो स्थान नो डाउट कि वो ब्राल्डोह घाटी के अंदर आता है या उसके थोड़ा सा समीप स्थित है, परंतु यहां जो घाटी मुख्यतः एक और उपस्थित है, याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसे गोरी गंगा की घाटी कहा जाता है। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि बियाफू ग्लेशियर 9 ग्लेशियर से मिलकर बना है, यानी कि हम कलेक्टिवली इसे बियाफू ही कहते हैं, पर बियाफू वास्तविकता में 9 ग्लेशियर्स का मिक्सचर है। 9 अलग अलग ग्लेशियर्स को मिलाकर हम बियाफू मानते हैं। क्लियर। और यह गोरी गंगा की घाटी में आता है जो काराकोरम के कुल हिमाच्छादित एरिया का 4% है, मुख्य जल विभाजक है। और याद रखें कि यह गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले एरिया में थोड़ा सा आता है, मतलब इसका मुख्य पोर्शन उसी एरिया में आता है। और याद रखें गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का पार्ट है, जो इंडिया का ही पार्ट है। क्लियर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ओन्ड कश्मीर नहीं है, वो इज परफेक्टली पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए याद रखें बियाफू ग्लेशियर इज पार्ट ऑफ इंडिया। पॉइंट क्लियर है। अब एक और डायमेंशन अपने दिमाग पर रखिएगा हमेशा कि जल विभाजक क्या होते हैं। तो जल विभाजक का सिंपल सा मीनिंग है वो एरिया जो दो अलग अलग नदी तंत्रों को अलग करता हो, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो एरिया जहां से अलग अलग दिशा में नदियां प्रवाहित होती हो। पॉइंट क्लियर है। तो ये याद रखें कि ये इंफॉर्मेशन है बियाफू के बारे में। चोंगोलुंगमा के बारे में मैंने जैसा आपको बताया, याद रखें कि 1835 में ये खोजा गया था। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ग्लेशियर है
इस ग्लेशियर की लोकेशन बेसिकली बियाफू और हिस्पर इसके नीचे आती है। 1835 में डिस्कवर हुआ था और ये भी काफी बड़ा है, परंतु एज कंपेयर टू दीज टू इसका साइज थोड़ा सा कम है। क्लियर? तो चलिए हम नेक्स्ट ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। हमने देखा हिस्पर के बारे में, बियाफू के बारे में, चोगोलुमा के बारे में। अब आते हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। याद रखें, गॉडविन ऑस्टिन एक पर्सन का नाम था बेसिकली, जिन्होंने इस ग्लेशियर को डिस्कवर करा था। या ये भी याद रखिएगा कि जो गॉडविन ऑस्टिन है ये केटू श्रेणी के पास आता है। केटू बेसिकली पर्वत के पास आता है। ये काराकोरम का ही हिस्सा है जैसा मैंने बताया। और ये भी याद रखें कि केटू कह लीजिए, गॉडविन ऑस्टिन कह लीजिए, जब आप कहेंगे इसके बारे में तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करेगा किसे, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत को। ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो केटू है ये पूरी तरह से जो है वो पीओके वाले पोर्शन में आता है, यानी कि ये पीओके का हिस्सा है। मैंने जैसा पहले बताया ये इंडिया का ही इंडिजिनस पार्ट है। एक डायमेंशन ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो पर्वत की ऊंचाई है ये काफी ज्यादा है, साथ में खड़ा है। याद रखिए कि केटू को अभी तक, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं श्योर नहीं हूं इसलिए इसे नोट्स का पार्ट ना बनाए, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि केटू को अभी तक किसी ने विन नहीं करा। विन करा हो तो मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैंने आपको क्लियर करा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट कि केटू को किसी ने जीता है या नहीं, यानी कि केटू को किसी ने चढ़ा है या नहीं। पर ये याद रखें कि काफी ज्यादा सीधा खड़ा पर्वत है। मैंने आपको हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि यहाँ के पर्वत काफी ज्यादा शार्प स्लोप के हैं, सीधे खड़े हैं। ये याद रखिए कि विश्व का सबसे तीखी ढाल का पर्वत, यानी कि सबसे खड़ी ढाल का पर्वत, सबसे शार्प स्लोप्ड माउंटेन है बेसिकली लद्दाख रेंज में। काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी आती है, वहां पर। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसका नाम क्या है, ओके, क्योंकि मैं पहले इसे पढ़ा चुका हूं। आए अब नेक्स्ट डायमेंशन देखें। याद रखें कि गॉडविन ऑस्टिन के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां से भी बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। क्लियर? याद रखें कि यहां से कुछ नदियां ऐसी भी निकलती हैं जो सहायक नदी है किसकी, सिंधु की, बट डायरेक्टली सहायक नहीं है, ये सहायक है श्योक की। अभी आगे एक ग्लेशियर आएगा, मैं वहां पर इसके बारे में इसे कनेक्ट करता हूं। क्लियर? चलिए आए देखें बाल्टोरो के बारे में। याद रखें एक तो चीज है, बाल्टोरो जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के काफी करीब है। मेरे डायग्राम में जो है वो थोड़ा आपको दूर दिखाई देगा, पर याद रखें कि बाल्टोरो जो है वो सियाचिन के थोड़ा करीब आता है, घाटी से जुड़ा हुआ है। फाइन। यहां पर याद रखने योग्य बात है कि कॉन्वे सैडल पास, इस पास के बारे में जनरली आप नहीं पढ़ेंगे। ये एक दर्रा है, बेसिकली एक गैप है, आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि कॉन्वे सैडल पास या गैप आपको दिखाई देगा इन दो के बीच में, यानी कि बाल्टोरो और सियाचिन के बीच में। ये बाल्टोरो को सियाचिन से अलग करता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जो बाल्टोरो का दर्रा है, ये दर्रा काफी माफ कीजिएगा, बाल्टोरो का जो ग्लेशियर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जब सियाचिन को कंट्रोल करना था तो हमने बाल्टोरो और लोलोफोन, ये दोनों ग्लेशियर्स का यूज करा था। याद रखें इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको सियाचिन समझाऊंगा तो आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा कि ये ग्लेशियर के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैश इन करने के लिए, अर्थात इस स्ट्रेटेजिक या सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है कि इन दोनों ग्लेशियर्स पर हमारी ठीक से कंट्रोलिंग हो, और एटलीस्ट कंट्रोलिंग ना हो तो हम इन ग्लेशियर्स पे आई व्यू रख पाए, हम इस पर नजर रख पाए, ये एसेंशियल हो जाता है। तो याद रखें कि सियाचिन ग्लेशियर और ये जो है वो सेपरेट होते हैं। अब आए सियाचिन ग्लेशियर पे। याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर, सबसे पहले तो इसके लिए अलग हम डायग्राम प्लॉट करते हैं, अदरवाइज आपको इसकी इंपॉर्टेंस ठीक से समझ में नहीं आएगी। जस्ट अ सेकेंड। ये आप पाएंगे कि ये लद्दाख वाला पोर्शन है, इसी प्रकार से आपको जो है ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट दिखाई देगा। ओके, अब यहां पर याद रखिएगा कि कुछ इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, इस तरफ आपको दिखाई देगा ये अक्साई चिन वाला पार्ट है, और याद रखें अक्साई चिन चाइना के कंट्रोल में है। इसी प्रकार से याद रखें कि ये पीओके वाला पार्ट है, ये पीओके वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग करने का कार्य बेसिकली कौन करता है, तो याद रखें कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैंने यहां पर उसे शिफ्ट करा है, याद रखें कुछ इस स्थान पर आपको दिखाई देगा सियाचिन ग्लेशियर। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा थर्ड पोल, अर्थात वो ग्लेशियर्स जो
ना ही उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में, ना ही दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में है। उन्हें थर्ड पोल माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े थर्ड पोल्स में से एक है, विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे लंबे ग्लेशियर्स में भी आता है। इसके अलावा याद रखें इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का क्षेत्र है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सेपरेट करता है इस स्थान पर ये पीओके और ये चाइना को। याद रखिए कि भारत का प्रोमिनेंट एनिमी इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का मुख्य एनिमी नहीं है, भारत का मुख्य एनिमी बेसिकली चाइना है। नो डाउट के वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट ये भी रियलिटी है कि बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हैं। पाकिस्तान के अंदर टाइम के साथ जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे लीडर्स चेंज होंगे, रेडिकलिज्म कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, आप पाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में कभी ना कभी तो ठीक होंगे ही। क्लियर? या तो ठीक होंगे या तो पाकिस्तान की एक सैड एंडिंग होगी। दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। अब यहां दूसरी बात याद रखें कि भारत का प्रोमिनेंट एनिमी कभी भी पाकिस्तान नहीं रहा है। जितना हमारा केवल डिफेंस बजट है उतना पाकिस्तान का टोटल बजट है। तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट ऑल। किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान में। हम क्लीन स्वीप वन हैंडेड गेम खेलते हैं पाकिस्तान के साथ इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट। अब सेकंड सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा प्रोमिनेंट एनिमी बेसिकली पाकिस्तान नहीं चाइना है। याद रखें कि जो कंपैरिजन नहीं है भारत और पाकिस्तान का, वैसी स्थिति भारत की भी हो सकती है चाइना के अगेंस्ट। इतनी खराब स्थिति खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन याद रखें कि एक बड़ा सा गैप है भारत और चाइना के बीच में, ये एक्सेप्ट करने की बात है। अब इस डायमेंशन के साथ आपको याद रखना है कि भारत के दोनों प्रोमिनेंट एनिमीज के आपस में बॉर्डर्स नहीं मिलते, लेकिन समस्या यह है कि चूंकि ये पार्ट चाइना के कंट्रोल में और ये पार्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में है, यहां पर बॉर्डर मिलने लगी थी। और याद रखिए कि 1971 का वो समय था जब भारत के पास आखिरी वो चांस था जहां हम कन्वेंशनल वॉर एडवांटेजेस, यानी कि जो हथियारों से, सामान्य हथियारों से लड़ी जाने वाले युद्ध होते हैं उन्हें कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वहां पर भारत ने क्लीन स्वीप पाकिस्तान को डिफीट करा था। और ये वो समय था जब भारत को चाहिए था कि ये एरिया कवर कर ले, ये एरिया पाकिस्तान से वापस मांग ले, परंतु समस्या ये रही कि हमने इसे थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हार्टेडली डील करा था। अब याद रखें कि 1971 में जो एग्रीमेंट हुआ था वहां ये मेंशन था। अब इस ग्लेशियर के बारे में इस डायमेंशन याद रखिएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इससे पहले दूसरे डायग्राम में प्लॉट करूं तो याद रखें ये है बेसिकली हमारा पीओके वाला पोर्ट और हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। देखिएगा, याद रखें कि ये पोर्शन हो जाता है क्या पीओके, ये पोर्शन हो जाता है क्या अक्साई चिन्ह। अब ये जो लाइन है बच्चों याद रखिएगा, इस लाइन को बेसिकली कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो लाइन है इसे कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखिए जो एलओसी वाला पार्ट है ये पार्ट क्लियर नहीं था, ये पार्ट आज भी क्लियर नहीं है, ये पार्ट तब भी क्लियर नहीं था 1971 तक। क्लियर? यानी कि ये दोनों में से ये अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये पूरी तरह से लगभग क्लियर है कि एलओसी कहां है, कुछ स्थानों पर नहीं है, बाकी जगह क्लियर है। ये कब क्लियर हुआ? तो 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध स्टार्ट हमने करा था। अब यहां मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताता हूं। याद रखिए कि जो रशिया है, रशिया की एक स्ट्रेटेजी है। हर एक देश की अपनी युद्ध लड़ने की एक स्ट्रेटेजी होती है। रशियन स्ट्रेटेजी ये कहती है कि बेसिकली हु यूज्ड टू विन द वॉर, यानी कि युद्ध कौन जीतता है। तो रशियन स्ट्रेटेजी कहती है जो वॉर स्टार्ट करता है वो विन करता है। यानी कि जिसने लड़ाई, आपने जो है इसे महसूस भी करा होगा कि जब कभी जो देश लड़ाई शुरू करता है सामान्यतः वो लड़ाई जीतता है। कारण इसका एक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर ये कहता है कि जो व्यक्ति युद्ध स्टार्ट करता है वो पहले तैयारी कर लेता है, यानी कि वो तैयार होता है उस वॉर के लिए, यानी कि उसके अंदर रेडीनेस होती है अटैक करने की। सरप्राइज होता है सामने वाला और हड़बड़ाहट में वो कोई ना कोई मिस्टेक करता है। इसी प्रकार से यूएस का डॉक्ट्रिन अलग है। यूएस कहता है कि कभी भी वॉर में नहीं जाना चाहिए, वॉर लड़ाओ दूसरे को। जब वॉर में दोनों पार्टिसिपेंट ठीक से लड़कर जो है अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दें, तो वॉर में सबसे लेट एंटर करने वाला सबसे कम नुकसान में रहता है और उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये दोनों देशों की जो है वो स्ट्रेटेजीज हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि भारत के भी कुछ सिद्धांत हैं, भारत के भी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं।
इसमें मैं आपको बताऊं तो कभी हम आईआर के विषय पर डिस्कशन करेंगे, जब किसी कोई करंट टॉपिक पर, जैसे मैं अभी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, आप पाएंगे कि जब इस परिप्रेक्ष्य में कोई करंट अफेयर आएगा तो मैं डिस्कशन करूंगा कि भारत ने भी एक समय पर सुंदर जी डॉक्ट्रिन फॉलो करा था, जहां पर हमने अपनी जो वॉर पोस्ट थी उन्हें पीछे कर रखा था। बाद में हमें पता चला ये फ्लॉड है, यानी कि ये उतना अच्छा नहीं है, धारदार तरीका नहीं है। एक समय पर हमें जो है एक ऑपरेशन के तहत अपनी सारी आर्म फोर्सेस को लाना था बॉर्डर्स तक, लाने में 3 महीने लग गए थे। ये तो भला हो कि वो प्रैक्टिस हुई तो हमें समझ में आया कि ये सुंदर जी डॉक्ट्रिन जो है ये फ्लॉड है। फ्रॉड नहीं कह रहा हूं बच्चों, मैं फ्लॉड का मतलब होता है धार विहीन है, ये उतना बेहतर नहीं है। हमें अपने फोर्सेस को बॉर्डर्स के थोड़ा पास रखना चाहिए। याद रखें, बॉर्डर्स को सील करने का काम कभी भी जो है मिलिट्री नहीं करती, पैरामिलिट्री करती है, क्योंकि मिलिट्री के पास एक्चुअल हैवी वेपन्स होते हैं, भारी हथियार होते हैं। ये जो भारी हथियार होते हैं, आर्मोरी, आर्टिलरी, टैंक, ये करोड़ों रुपए में, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है। अगर इसे बॉर्डर के पास रखा जाएगा तो पाकिस्तान एक छोटी सी मिसाइल चलाकर जो है सारा गेम खराब कर देगा। अब इससे बचने के लिए हम अपने सबसे लीथल वेपन दूर रखते हैं, सबसे खतरनाक हथियार दूर रखते हैं, और पैरामिलिट्री बॉर्डर्स को सील करती है। अब यहां पर यह जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखिए कि ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था जब ये पार्ट पाकिस्तान ने कैप्चर करा। अब इसके साथ याद रखिएगा 1971 के युद्ध में जब भारत ने अपने डॉक्ट्रिन्स का यूज करके 71 की वॉर को विन करा, तो यहां जानने योग्य बात है कि 71 की वॉर विन करने के बाद भारत को चाहिए था कि यह वाला पोर्शन कैप्चर करे, पाकिस्तान से डिमांड करे कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनको हमने टाइगर नियाजी के साथ हमने सरेंडर कराया है, ये सारे लोगों को हम तभी छोड़ेंगे जब पाकिस्तान ये पार्ट खाली करे। परंतु उस समय कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिस कारण जो है हम ये नेगोशिएशन नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत बेहतर तरीके से कर लिया कि एलओसी का जो पार्ट है ये पार्ट पूरा क्लियर हो। तो हमने एलओसी तो पूरी तरह से क्लियर करा ली, कहां तक इंडिया का है, कहां तक पाकिस्तान खड़ा रह सकता है, ये क्लियर कराया। लेकिन ये जो ग्लेशियर था, याद रखें, इस ग्लेशियर के बारे में पूरी क्लियरनेस नहीं थी। याद रखिए, ऊपर ये जो ग्लेशियर था ये किसका होगा, इस पर सहमति नहीं बनी थी। जो स्थान क्लियर हुआ था वो ये था कि एक पॉइंट है, मैंने मैपिंग में कराया है, इसे कहा जाता है NJ9842। याद रखिए कि जो 71 की वॉर के बाद एग्रीमेंट साइन डाउन हुआ, उस एग्रीमेंट में NJ9842 पॉइंट तक ही चीजें क्लियर थी। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी एग्रीमेंट में, चूंकि एग्रीमेंट इंग्लिश में साइन हुआ है, मैं एक लाइन रिपीट करूंगा। याद रखें कि इसके बाद लिखा था LAC इज प्रेजेंट अप टू NJ9842 एंड नदन अप टू द ग्लेशियर, अर्थात ग्लेशियर तक सीधे जाएगी। अब नदन अप टू ग्लेशियर, ग्लेशियर तक सीधे, तो ग्लेशियर किसका हुआ ये एग्रीमेंट में नहीं था। और याद रखिए यही कारण था कि सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा कंटिन्यू हुआ, ये इसकी बैकग्राउंड है। सेकंड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन ये बताती है कि इसके एक तरफ पीओके और दूसरी तरफ अक्साई चिन है। अब समस्या की बात यह है कि इस स्थान पर याद रखिए कि एक पास है जिसे कहा जाता है काराकोरम पास। याद रखिएगा कि काराकोरम पास जो कनेक्ट करता है पीओके को अक्साई चीन से, यानी कि पाकिस्तान को चाइना से, ये आता अक्साई चीन के एरिया में ही है, ये नियरर है अक्साई चीन के एरिया के। और याद रखें कि इस पास के थ्रू चाइना चलते हुए पाकिस्तान जा सकता है, क्योंकि पीओके का एक पोर्शन पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया है। अब यह एक बड़ी समस्या थी भारत के लिए, और इस समस्या का समाधान क्या था? इस समस्या का समाधान था वेलकम द गेम चेंजर कॉल्ड सियाचिन। याद रखिए कि यह सियाचिन ईगल्स आई व्यू देता है इन दोनों एरिया में। अब इस ग्लेशियर को अगर इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता तो होता ये, वैसे तो कर चुका है, पर मैं उस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं तो अगर इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता है तो काराकोरम ग्लेशियर को ब्लॉक कर सकता है, काराकोरम पास को बेसिकली ब्लॉक कर सकता है। दूसरी चीज, हमारे दोनों एनिमीज को डिस्टेंस पे रख सकता है, यानी कि बीच में आ जाएगा पाकिस्तान और चाइना के। अब यह करना था इंडिया को, और 1971 से लेके यहां जो जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको इन सभी को नोट डाउन करना है। याद रखिए 1984 तक भारत कई बार इसके बारे में डिस्कशन, वार्ता करने का प्रयास करता है पाकिस्तान के साथ, बट कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। लेकिन तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहां याद रखिएगा कि एक बड़ा सा फेलियर रहा था आईबी का,
कि 1971 के समय हमें ठीक से जानकारियां नहीं मिल पाई थी। वैसे तो इसके 1961 की वॉर के हमारे हारने के पीछे के बहुत सारे रीजन थे, फाइन, जिसे कहा था नेहरूवियन पॉलिसी का एक फेलियर भी था। 1961 का युद्ध, एक लाइन रिपीट होती है आईआर में, एक हारे हुए देश के हारे हुए लीडर की सैड एंडिंग थी 1961 का वॉर। यानी कि इसके पश्चात कहा जाता है कि नेहरू जी काफी उदास हो चुके थे 1961 की वॉर के बाद। ये 1961 का युद्ध जो था, ये एक बहुत ही खराब स्थिति थी भारत की। पर याद रखें, इसमें नेहरू की मिस्टेक नहीं थी, नेहरूवियन पॉलिसी का डिस्कशन है, नेहरूवियन पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म है, नेहरू का क्रिटिसिज्म नहीं है। ओके, अब यहां पर ध्यान देने योग्य है कि 1984 का समय था, यहां पर हमें आईबी से एक रिपोर्ट मिली। ये वो आईबी थी जिसे अब समय के साथ प्रूफ करना था कि 1961 के समय जो बेहतर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था जो जानकारी का, उसे अब ओवरकम करना है। हमें आईबी से रिपोर्ट मिली कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो ब्रिटेन के ब्लैक मार्केट से स्नो बूट बाय कर रहा है। और याद रखिए कि जो आईबी की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट पर तुरंत हमारे जो पीएम थे उन्होंने रिएक्शन लिया और यह जानकारी सही पाई गई कि बेसिकली पाकिस्तान तैयारी कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर को विन करने की। और यहां त्वरित प्रतिक्रिया आई भारत की, और भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन शुरू करने के कुछ दिन पहले ही एक ऑपरेशन चलाया। नोट डाउन करेंगे इस नेम को, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत, अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर बहादुर सिंह बाना। क्लियर? तो वीर बहादुर सिंह बाना नामक एक जो है वो सोल्जर थे, उनकी लीडरशिप में बेसिकली जो है ये एक ऑपरेशन चलाया गया। और याद रखिए, इस ऑपरेशन में इंडिया ने प्राउड मूवमेंट्स के साथ सियाचिन ग्लेशियर को फुल फ्लैज विन करा। पाकिस्तान भी पीछे से चढ़ता हुआ आ रहा था, ऊपर मुलाकात हुई पाकिस्तानी सोल्जर्स की इंडियन सोल्जर्स के साथ। फाइन, अब याद रखें कि सियाचिन ग्लेशियर हमने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में जीता। अब समझिएगा कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1984 को जब ये विन करा, हमने पाकिस्तान को और चाइना को अलग अलग कर दिया, परंतु यहां एक डायमेंशन निकलकर ये आता है कि ये एरिया जीतने के बाद भी यहां पर टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठंड के समय, यानी कि बोन मैरो सॉलिडिफाई हो जाए, इतनी ठंड पड़ती है इस एरिया में। अब इसलिए हमने पाकिस्तान के साथ एक एमओयू साइन करा था। सारी चीजें आपको याद रखनी है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। याद रखिए, इस एमओयू में मेंशन था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही सियाचिन ग्लेशियर्स से दूर हट जाएंगे जब ठंड आएगी, क्योंकि दोनों के सोल्जर्स की जान जो है वो कीमती है। सोल्जर कहीं का भी हो, सिपाही कहीं का भी हो, वो लड़ता अपने देश के लिए, तो लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो विंटर्स आने पे एमओयू के अकॉर्डिंगली भारत और पाकिस्तान दोनों इस एरिया से डिसएंगेज हो जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान का शैतानी दिमाग चला और 1999 को, जिस समय को आप कारगिल वॉर के नाम से जानते हो, नोबडी यूज्ड टू टेल यू कि एग्जैक्टली कारगिल वॉर हुआ क्यों था। तो कारगिल का युद्ध, याद रखिएगा कि यह पाकिस्तान का एक तरीका था सियाचिन ग्लेशियर को विन करने का। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ड्रॉ करूं, ये है बेसिकली, ये पोर्शन है बेसिकली ऊपर वाला पार्ट। याद रखें कि यहां सियाचिन ग्लेशियर था और यहां कारगिल वाला पार्ट था। अब याद रखें, यहां पर कश्मीर घाटी थी, यहां हमारी फोर्सेस थी। तो पाकिस्तान का ये प्लान था कि वो इधर वाले पार्ट में आकर कारगिल वाले एरिया को अपने कंट्रोल में कर दे। कंट्रोल में करने के पश्चात दूसरे जो है वो सोल्जर्स जाएंगे जो यहां से कवर कर लेंगे किसको, सियाचिन ग्लेशियर को। क्लियर? जैसे ही कारगिल वाले एरिया पे पाकिस्तान ने अटैक करा और भारत और पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हुई, वहां पे लकीली हमारे जो पीएम थे, मैं आप सभी को शायद पता होगा, उस समय जो पीएम थे नाम था उनका बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी, और क्विक रिएक्शन आया। याद रखें, भारत ने फोकस करा इस स्थान पर, हम वॉर लड़ रहे थे, परंतु मैं आपको बताऊं तो यहां पर पाकिस्तान ने ब्रिज तोड़ दिया था जहां से हमारे टैंक चल के ऊपर जाते, हमारे हॉविट्जर्स चल के बेसिकली ऊपर जाते, आगे एरिया में जो पाकिस्तान एक्टिविटी करने वाला है उसे ब्लॉक करते। यहां पर वायर हैंगर्ड, यानी कि हमने हवा में जो हेलीकॉप्टर होता है उसे वायर से लटकाए अपने हॉविट्जर्स को, तोपों को, और इस एरिया से आगे के एरिया तक इन्हें पहुंचाया। ये लेजर गाइडेड हॉविट्जर थे, ये हमने इजराइल से उस समय बाय करे थे। याद रखिए, इन हॉविट्जर्स को हमने यहां पर, इन तोपों को यहां पर उतारा और सियाचिन ग्लेशियर को अगेन विन करा। याद रखें, 1999 में अगर हमारे हाथ से सियाचिन ग्लेशियर निकल जाता तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या होती। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है
कि इस स्थान पर जब हमने दोबारा इस एरिया को विन करा, इंडिया नेवर वेंट बैक फ्रॉम दैट पार्ट, भारत कभी भी उस क्षेत्र से वापस कभी नहीं निकला। यानी कि हमने जिस ग्लेशियर को विन करा था, एमओयू के तहत हम उसे विंटर्स में खाली करते हैं, अब उसे बंद कर दिया गया। 1999 के बाद से सियाचिन ग्लेशियर कभी भी भारत ने खाली नहीं छोड़ा। और यह भी याद रखिएगा कि यहां पर आपको दिखाई देगा कि एक पोस्ट है जिसे कहा जाता है बाना पोस्ट। जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, आपको दिखाई देगा कि ये जो है 26 जनवरी के समय, मेरे को ईयर याद नहीं है, पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 26 जनवरी के समय एक समय पर इनका विजिट भी इस स्थान पर हुआ था, एक रिस्पेक्टेड डे पर विजिट हुआ था नरेंद्र मोदी का इस स्थान पर। इस कारण ये नाम भी काफी फेमस हुआ। यहां याद रखें कि -48 डिग्री सेल्सियस पे जहां बोन मैरो सॉलिडिफाई हो जाता है, वहां पर विंटर्स में भी हमारे सोल्जर्स आर प्रेजेंट। मैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा, जहां आप पाएंगे कि एक दिन सियाचिन ग्लेशियर में, शायद आप सभी ने ये मूवीज में भी सुना होगा, ये काफी जो है वो क्लिप किसी मूवी की थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कौन सी मूवी की क्लिप है, जहां ये कहा जाता है एक आर्मी ऑफिसर दूसरे आर्मी ऑफिसर से ये कहते हैं कि आपको जो है ये कॉफी जरूर पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉफी का कॉस्ट लाखों में है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, पर एक कॉफी पिए जरूर, क्योंकि लाखों की कॉफी है। ये जिस स्थान पर आप पी रहे हैं वहां तक लाने का एक बड़ा कॉस्ट लगता है। यहां आप पाएंगे कि ये जो कॉफी है, ये कॉफी 5000 मीटर की हाइट पर पहुंची कैसे है। हेलीकॉप्टर से लेकर उसे एक स्थान तक लाया जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं उसे यहां मेंटेन करने के लिए। आप पाएंगे नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमें एक सोल्जर को सियाचिन ग्लेशियर में एक दिन मेंटेन करने का कॉस्ट करोड़ों में पड़ता है। यानी कि कई करोड़ लगते हैं भारत सरकार को एक सोल्जर को सियाचिन ग्लेशियर में एक दिन मेंटेन करने के लिए। रीजन क्या है? ह्यूमैनिक कंडीशंस नहीं है। जहां मानव सरवाइव नहीं कर सकता, वहां आर्मोररी आल्टरी के साथ सरवाइव करना होता है। बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो उस स्थान पर पहले काम कर चुके हैं, आपको पता चलेगा, उनके स्टेटमेंट्स होते हैं। कई कई हफ्तों तक जो है वो व्हीकल को ऑन रखना पड़ता है जब ठंडी पड़ती है, अदरवाइज आप बंद कर देंगे तो पेट्रोल जम जाएगा। ऐसी स्थिति में यहां पर भारत जो है वो पोस्ट को मेंटेन करता है। समझिएगा, इसका रीजन सबसे बड़ा है कि ये इस स्थान पर और इस स्थान पर जो है वो हमें कवरेज देता है। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब एक और ज्योग्राफिकल फिनोमेना याद रखिए कि यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है नुब्रा नदी। फाइन। अब यहां ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है कि ये जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी जो है वो सहायक नदी है श्योक की। फाइन। याद रखिए कि ये जो श्योक है, ये श्योक सहायक नदी है सिंधु की। ये है सिंधु या कहें इंडस की। तो इंडस की सहायक नदी श्योक, श्योक की सहायक नदी नुब्रा। नुब्रा आती है बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी। आप इसे याद रखिएगा कि हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को कवर किया, विन करा। 1999 के बाद हमने इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। 1999 की वॉर, कारगिल वॉर जो है, इस ग्लेशियर को विन करने के लिए ही लड़ी गई थी। तो ये इंफॉर्मेशन आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुकी हो। आए अब देखते हैं मासिव ग्लेशियर के बारे में। याद रखिए, मासिव ग्लेशियर जो है ये लद्दाख वाले पार्ट में आता है, जास्कर श्रेणी में आता है। इसके अलावा याद रखिएगा मासिव ग्लेशियर जो है ये एक नदी के क्षेत्र में आता है। ये नदी कौन सी है? तो मरखा नदी जो है ये यहां से उद्गम लेती है। याद रखेंगे मरखा नदी की घाटी में ये ग्लेशियर स्थित है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा कि ये जो मासिव ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर बेसिकली हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे इंटीजर एरिया में आता है, इस क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन। इसके अलावा इसे कभी कभार अदर अदर नाम से भी जाना जाता है, पर हमेशा आपको उन नामों के आखिर में जो है मासिव दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि मरखा नदी की घाटी में आने वाला लद्दाख का एक ग्लेशियर है जो जास्कर श्रेणी का पार्ट है। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं हम बेसिकली कहाँ, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स पर। ओके, तो सबसे पहले याद रखें आपको जो है सबसे पहले ऊपर की दिशा में, सबसे उत्तर की दिशा में जिंगजिंग बार नामक एक ग्लेशियर दिखेगा। इसके नीचे कई बार जिंग बार बस लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना हो, जिंगजिंग बार या जिंग बार एक ही चीज है। सेकेंडली इसके नीचे आएंगे तो आपको सूत्री ढाल दिखाई देगा। सूत्री ढाल से आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आपको छोटा सिगारी, उसके पास आपको एक बड़ा सिगारी दिखाई देगा।
ये याद रखिए कि ये ग्लेशियर्स का ऑर्डर है। यहाँ पर थोड़ा आपको जो है फ्लेक्सिबल रहना होगा, कई जगह जो है इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखिए कि सबसे ऊपर जिंगजिंग बार है, सबसे नीचे जो है बड़ा सिगारी है। ये इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। क्लियर? अब एक एक करके इन ग्लेशियर्स के बारे में 2 से 3 स्टेटमेंट आपको याद करने होंगे। आइए देखते हैं। याद रखें कि जो जिंगजिंग बार है ये बड़ा लाचला दर्रे के पास आता है। बड़ा लाचला दर्रा के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है। याद रखें कि ये जो बड़ा लाचला दर्रे के पास स्थित ग्लेशियर है ये 1971 से 2011 तक जिंगजिंग बार कहें या फिर हम बड़ा लाचला दर्रा कहें, इसकी सैटेलाइट से निगरानी करा करता था भारत और ध्यान रखता था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चाइनीज इंटरवेंशंस ना हो। मैंने पहले भी बताया है जो बड़ा लाचला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में आता है। हमें मनाली लेह हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसका एक मेजर रोल है। याद रखें कि बड़ा लाचला दर्रा भले ही मनाली लेह हाईवे इससे ना गुजरे लेकिन ये उसके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इसेंशियल है और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके कारण जो है काफी स्ट्रांग होती है अगेंस्ट चाइना। इसके अलावा याद रखें कि आपको जो बड़ा सिगारी दिखाई देगा ये बड़ा सिगारी जो है वो लाहौल स्पीति एरिया में आता है। लाहौल स्पीति एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और ये भी याद रखिएगा लाहौल स्पीति एरिया से जो है आपको चिनाब नदी भी दिखाई देती है, तो ये चिनाब नदी से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा ये जो है वो लाहौल स्पीति एरिया में भी आता है। इसके अलावा याद रखिए जो छोटा सिगारी है ये रोहतांग दर्रे के पास आता है। रोहतांग दर्रा अपने टूरिज्म के लिए भी काफी फेमस है। तो याद रखें जिंगजिंग बार जो है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा सिगारी जो है आपको दिखाई देगा लाहौल स्पीति एरिया के पास और छोटा सिगारी के लिए याद रखिएगा ये आपको रोहतांग दर्रे के पास दिखाई देता है। अब याद रखें इसके बाद आपको जो है उत्तराखंड में ग्लेशियर दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा गंगोत्री, दूसरा दिखाई देगा पिंडरा, इसके बीच में जो है एक और ग्लेशियर आता है। अब याद रखें कि गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम लेती है गंगा, लेकिन यहां याद रखने योग्य बात है गंगोत्री ग्लेशियर का जो स्थान है जहां से गंगा का उद्गम होता है उसे बेसिकली कहा जाता है गोमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग है जिसे कहा जाता है गोमुख और गोमुख से जो है उद्गम लेती है गंगा। लेकिन याद रखें उद्गम के समीप इसका नाम भागीरथी होता है जो आगे जाती है देवप्रयाग में। और याद रखिए देवप्रयाग में मिलती है किससे? शतोपथ ग्लेशियर से आने वाली नदी जिसे कहा जाता है अलकनंदा। तो अलकनंदा और यहां से आने वाली गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी ये मिलती देवप्रयाग में है और देवप्रयाग से फिर इसका नाम हो जाता है गंगा। ये भी याद रखिएगा कि गंगा आगे हरिद्वार में जाकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में जाकर जो है 2 भाग में विभाजित होती है। एक धारा जाती है कलकत्ता के साइड जिसे कहा जाता है हुगली, दूसरी धारा बेसिकली जाती है किसकी तरफ? बांग्लादेश की तरफ, जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे बांग्लादेश में बेसिकली कहा जाता है पद्मा, जो मिलती है फिर जमुना से जो ब्रह्मपुत्र नदी है और कलेक्टिव धारा जो है पद्मा ही कहलाती है। तो ये इंफॉर्मेशन माइंड पर सेटल डाउन रखें। इसके अलावा ये याद रखें कि इसकी आप पाएंगे तो कभी हम अगर नदी को डिटेल में देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ये है बेसिकली क्या, अगर मैं कहूं गंगोत्री ग्लेशियर तो गंगोत्री के पास यहां पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, इस स्थान पर दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखेगी शतोपथ। फाइन, यहां से आ रही है अलकनंदा। अब याद रखें कि एक और जो है ग्लेशियर दिखाई देता है जिसे कहा जाता है पिंडरा और याद रखें पिंडरा से पिंडरा नदी आती है, ये पंचप्रयाग वाला पार्ट है और कभी आप पंचप्रयाग को डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पंचप्रयाग में एक नदी है जिसे पिंडरा के नाम से जाना जाता है और ये कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, फिर अलकनंदा जाके भागीरथी से मिलती है जो गंगा कहलाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि गंगोत्री से आई भागीरथी, शतोपथ से आई कौन? ये अपना अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी मिली देवप्रयाग में। अलकनंदा इसके पहले 4 अदर नदियों का जल लाती है, इसमें एक जो होती है वो धौली गंगा होती है, एक जो है वो इसी प्रकार से आप पाएंगे तो बहुत सारी नदियां हैं। अभी समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं सारी नदियों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इनमें से एक नदी है पिंडरा। याद रखिए पिंडरा जो है वो पिंडरा ग्लेशियर से आती है, ये मिलती है कर्णप्रयाग में। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आती है, इसी प्रकार से विष्णुप्रयाग में जो है धौली गंगा आती है, इसी प्रकार से अन्य 5 प्रयागों का यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये हुए उत्तराखंड के ग्लेशियर। याद रखें नेपाल वाले पार्ट के ग्लेशियर्स हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्टली आता है जेमू ग्लेशियर।
अब यहाँ याद रखें कि जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम वाले पार्ट में आता है, इसका कुछ पोर्शन कंटिन्यूएशन में तिब्बत भी जाता है, पर याद रखें तिब्बत वाले पार्ट का हमारे पार्ट से बहुत ज़्यादा कोई रिलेवेंस नहीं है। हमारे पास जो हमारा पोर्शन है ये टोटली हमारे कंट्रोल में है, नॉन डिस्प्यूटेड पार्ट है, फुली ओन करता है इंडिया। इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी पता होनी चाहिए, जैसे याद रखें कि जो जेमू ग्लेशियर है ये जोंगा चोटी, आप ये याद रखिए, जस्ट अ सेकेंड। आगे एक और नाम यूज होता है, पॉपुलरली इसे जोंगा चोटी के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटियों विश्व की सबसे बड़ी चोटियों में से एक है। एग्जैक्टली यहाँ की नंबरिंग आपको याद नहीं करनी है। ये चोटी जो है ये सिक्किम में आती है। ये याद रखिए कि ये जो ग्लेशियर है जेमू, ये जोंगा चोटी के पूर्वी ढाल पर आता है। इसके अलावा याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है कि जो जेमू ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर बेसिकली भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से 1961 के बाद से इंपॉर्टेंट रहा है। फाइन, क्योंकि हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं चाइना के, इस कारण हमारा इस ग्लेशियर पर बेटर कंट्रोल इसेंशियल होता है। यहाँ जानने योग्य बात है, याद रखें कि हमारा फुल कंट्रोल है इस ग्लेशियर पर। 20 किलोमीटर लंबा है और 42 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया कवर करता है। क्लियर? तो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी भारत के ग्लेशियर से रिलेटेड। इससे अदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यूपीएससी किसी के बारे में पूछता है तो आई थिंक ये आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल होगा। यहाँ पर हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो है वो एंड होती है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये सीरीज जो है वो काम की होगी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें, क्या हमें वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें वर्ल्ड की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए तो आप उसमें अपने जो है सुझाव मेंशन करें। सेकेंडली, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं डेली 1 से 2 सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स लेकर आऊंगा, जहां पर मैं मैप के माध्यम से आपको करंट की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप कोशिश करें कि शाम के समय एक बार चैनल पर आकर उस वीडियो को जरूर देखें। मैं हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक में वो एंगल निकालूंगा, वो डायमेंशन निकालूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देखें। मैं 15 से 20 मिनट की लेंथ के ऊपर नहीं जाऊंगा। आपको क्या करना है, उस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लेना है। याद रखें कि मैं पहले उसमें न्यूज़ को कवर करूंगा, उसके बाद मैं तुरंत उससे रिलेटेड डायमेंशन आपके पेपर के अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगा। याद रखें कि आपको एक स्लाइड में वो सारी इंफॉर्मेशन, और मैं वीडियो में ये बताऊंगा भी कि ये स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, इसे पहले पूरी तरह से याद कर लीजिए। तो आपको वो 2-3 स्लाइड में, जैसे आप समझे डेली करंट अफेयर का एक वीडियो हो, तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, याद रखें इन 4 डायमेंशन से रिलेटेड, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी, इन 4 डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जो एक दिन आएगी, डेली मैं उसे जो है वो शाम को आप तक लेकर आऊंगा। टाइम आप जो है वो देख लें, कभी कभार न्यूज़ लेट्स आती हैं, कई बार जो है उसके बारे में प्रिपरेशन करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन याद रखें क्वालिटी कंटेंट होगा। आपको कोशिश करनी है कि शाम के समय जो करंट अफेयर का सेक्शन में लेकर आ रहा हूं, आप कोशिश करें कि उसे कवर जरूर करें, उसे एक बार एटलीस्ट देखा जरूर करें। आपके माइंड पर पिक्चराइज्ड फॉर्म में वो छप जाएगा। मैं बहुत सारे डायग्राम्स, मैप्स का यूज करके उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको लेस एफर्ट लगाना पड़े याद करने के लिए। अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और साथ में आप वर्ल्ड के सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, और करंट अफेयर के वीडियोस को किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।